नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपीएल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। और आज हमारे स्टूडियो में कुछ लोग मौजूद हैं जो एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने के लिए यहां पर मौजूद हैं और वो मुद्दा है रिजर्वेशन का नगर निगम की सीट पर। क्योंकि आज़ादी के 75 साल बाद भी हल्द्वानी नगर निगम की सीट इनका कहना है कि आज तक रिजर्व नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है और उसकी वजह क्या है और किस तरह से रिजर्व वो सीट हो सकती है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दीपक चनियाल जी, जो डॉक्टर अंबेडकर जन्म दिवस समारोह समिति हल्द्वानी के संरक्षक हैं। दूसरे वक्ता हमारे साथ मौजूद हैं जीआर टमटा जी, जो डॉक्टर अंबेडकर मिशन एंड फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और तीसरे अहम वक्ता हमारे साथ हैं मुकेश चंद्र बौद्ध जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शिल्पकार वेलफेयर सोसाइटी के। तो सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एबीपीएल न्यूज के स्टूडियो में। तो सर, जिस मुद्दे पर हम बात करने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं कि हल्द्वानी नगर निगम की सीट जो आज़ादी के 75 साल बाद भी, जो आपका कहना है रिजर्व नहीं हुई है SC ST के लिए, वो जनरल में ही चलती आ रही है। तो क्या है ये मुद्दा और किस लिए आप इस मुद्दे को इतनी अहम तरीके से उतार रहे हैं? मैं शुरुआत करना चाहूंगा मुकेश चंद्र बौद्ध जी से कि सर क्या है इस मुद्दे पे? देखिए, हमने कल एक ज्ञापन भी दिया था SDM साहब के माध्यम से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को। आजादी के 76 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु हल्द्वानी की महापौर की सीट जो है आज तक रिजर्व सीट नहीं हो पाई। इसका कारण क्या है आखिरकार? क्योंकि सन 1942 में हल्द्वानी की जो नगर निगम की सीट थी वो नोटिफाइड एरिया घोषित हो गया था 1942 में। 1942 से लेकर के आज तक के आंकड़े हम लोगों ने लिए हैं और एक बार भी यहाँ पर आरक्षित वर्ग को लाभ नहीं मिल पाया। तो हम लोग ये चाहते हैं, हमारी ये मांग है और ये मांग बहुत जेन्युइन है कि हल्द्वानी की जो नगर निगम की सीट है, आजादी के 76 वर्ष बीत जाने के बाद भी आखिरकार वो क्यों रिजर्व कैटेगरी के लोगों को नहीं मिली। बात करते हैं हम जो है 1942 से लेकर आज तक की। तो सबसे पहले चौधरी श्याम सिंह यहाँ पर रहे 1 नवंबर 1942 से लेकर 15 मार्च 1943 तक। उसके बाद मुरली मनोहर माथुर जी रहे, दया किशन पांडे जी रहे, घनानंद पांडे जी रहे, दया किशन पांडे जी रहे, हीरा बल्लभ बेलवाल जी रहे, नंद किशोर खंडेलवाल जी रहे, हीरा बल्लभ बेलवाल जी रहे, मोहम्मद अब्दुल्ला जी रहे, हीरा बल्लभ बेलवाल जी रहे, नवीन चंद तिवारी जी रहे, सुषमा बेलवाल जी रही, हेमंत सिंह बगड़वाल जी रहे, रेणु अधिकारी जी रही और उसके बाद डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतीला रहे। तो हमारा कहना ये है कि आखिरकार कब अनुसूचित जाति के लिए यह सीट रिजर्व होगी, इस संबंध में हम लोग लगातार जो है ज्ञापन दे रहे हैं और हमने इसके बाद राज्यपाल महोदय से भी मुलाकात करने का समय लिया हुआ है। बहुत जल्दी राज्यपाल जी से भी मुलाकात करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय या फिर वो प्रदेश की सरकार इस निर्णय में हमारे फेवर में निर्णय नहीं देती है तो हम बहुत जल्दी जो है इसमें न्यायालय की शरण में जाने के लिए भी बात है। सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो आप आरक्षण की बात कर रहे हैं महापौर की सीट में SC ST वर्ग में, तो क्यों इतनी जरूरी है हल्द्वानी के लिए? जो आरक्षण वर्ग है, जो SC ST का वर्ग है, वो कितना प्रतिशत हल्द्वानी में है जो यहाँ की सीट उस वर्ग के लिए आरक्षित हो सकती है? इसके बारे में मैं जीआर टमटा जी से बात करना चाहूंगा। सर, क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आप डॉक्टर अंबेडकर मिशन एंड फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, पूरे प्रदेश के हिसाब से और उत्तराखंड ये हल्द्वानी के हिसाब से, कि क्यों इतनी जरूरी है हल्द्वानी के लिए और किस तरह से आरक्षित हो सकती है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप पूछ रहे हैं सवाल कि क्यों जरूरी है। 1942 से लेकर के आज तक 82 साल हो गए। इन 82 सालों में मतलब रोटेशन होता है राजनीतिक आरक्षण का शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सीटों में, चाहे वो पार्लियामेंट की सीट हो, चाहे विधानसभा की सीट हो, जिला पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, कोई भी हो, तो रोटेशन से बदलती रहती हैं सीटें। और वो इसलिए बदलती हैं कि भाई सभी जगह लोगों का प्रतिनिधित्व मिले। अब मैं अगर कम्युनल अवार्ड की ओर जाऊं ना, तो फिर वो तो बहुत पुरानी बात हो जाएगी और वो बहुत क्या कहते हैं, ऐसी बात भी हो जाएगी जिससे कि नाराजी, वो मुद्दा अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो अब हम जो वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें राजनीतिक आरक्षण मिला हुआ है शेड्यूल कास्ट को, तो 131 सांसद हैं पार्लियामेंट के अंदर, उसी तरह से पूरे जितने स्थानीय निकाय हैं और विधानसभाएं हैं तो उसमें भी मतलब आरक्षण है।
तो हल्द्वानी की सीट को आरक्षित करने का मतलब ये है कि इस समय वर्तमान में 9 नगर निगम है उत्तराखंड के अंदर। तो 9 नगर निगम में 2 सीटें बनती हैं। तो एक गढ़वाल मंडल में चलो ठीक है, किसी भी जिले के अंदर जहां नगर निगम है वहां मतलब वहां के लोगों का दायित्व है। ये हमारे कुमाऊं मंडल के 6 जिलों का केंद्र है हल्द्वानी, और 6 जिलों के लोग लगभग यहाँ पर रहते हैं और संख्या बढ़ती जा रही है। और लंबा पीरियड हो गया, लंबा समय हो गया, अभी तक ये सीट सुरक्षित नहीं हुई, जबकि रोटेशन में चक्रीय क्रम में जो है इसको सुरक्षित होना चाहिए था। लेकिन जो भी सरकार आई इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब उनका ध्यान इस तरफ गया नहीं। आज हमको आवाज उठाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि ये कुमाऊं मंडल का प्रवेश द्वार भी है और केंद्र भी है, और ये 6 जिलों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं और आबादी बढ़ते जा रही है। तो आबादी के हिसाब से निश्चित रूप से उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ा मैं एक सवाल यहाँ पर असंतोष का सबसे बड़ा सवाल क्या है कि नगर निगम के अंदर या विधानसभा हो या पार्लियामेंट की सीट हो, तो 19% जो उत्तराखंड के अंदर आबादी है 19% का बजट एलोकेशन जो है शेड्यूल कास्ट का होना चाहिए। तो नगर निगम के अंदर 19% का बजट उन क्षेत्रों में जहां 40% से ऊपर की आबादी रहती है, तो उन क्षेत्रों में खर्च नहीं किया गया है। मेरा अपना मानना है कि उन क्षेत्रों में खर्च नहीं किया गया, कभी इस बात को लोगों ने रखा भी नहीं। और 19%, जबकि ये प्रोविजन है कि भाई जहां 40% से ऊपर की आबादी जिन क्षेत्रों में जिन वार्डों में रहती है, तो वहां पर नगर निगम को जो है 40% बजट का एलोकेशन करना चाहिए था, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। ये भी एक असंतोष की बात है। अगर नगर निगम में वहां पर आरक्षित सीट होती अनुसूचित जाति के लिए, तो जो संवैधानिक अधिकार थे, तो वो संवैधानिक अधिकार उस सीट में बैठने वाला आदमी उसको लागू करता, लेकिन उपेक्षा हुई है। जी। तो लेकिन सर, जिस तरह से आपने बजट की बात कही, मैं दीपक चंडियाल जी से पूछना चाहूँगा डॉक्टर अंबेडकर जन्म दिवस समारोह हल्द्वानी के, क्योंकि हम हल्द्वानी के महापौर की सीट की बात कर रहे हैं, आप समिति के संरक्षक हैं। जिस तरह से आपने बजट की बात करी, और इस बार काफ़ी ये लोकसभा चुनाव में भी मुद्दा बहुत उभर के आया कि जो सांसद हैं उन्होंने बजट अपना पूरी तरीके से खर्च नहीं करा। तो क्या ये भी एक बहुत अहम बात है या बहुत ज़रूरी बात है जिसके लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं, जिस वजह से आप उठा रहे हैं कि यहाँ के जो महापौर की सीट है, मेयर की सीट है, वो रिजर्व होनी चाहिए, क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट है, SC ST की तरफ बजट नहीं जा रहा है, या जो सरकारी योजनाएं हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं? क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? धन्यवाद पत्रकार महोदय। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश की सामाजिक संरचना इस कदर बिगड़ी हुई है कि जस्टिस नाम की तो चीज़ मुझे नहीं लगता हर जगह होती होगी। तो जो राष्ट्रीय संस्थान है, जो गवर्नमेंट द्वारा प्रायोजित हैं, उदाहरण के लिए नगर निगम हो गया, सांसद विधायक जो भी निधियाँ होती हैं, जो नगर निगम की जो एक अपनी कमेटी होती है, उस कमेटी में नगर के सर्वांगीण विकास और आधुनिक विकास के लिए नगर का निर्माण किया जाता है। तो नगर निर्माण में मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हल्द्वानी नगर निगम 1942 से नोटिफाइड एरिया से लेके नगर निगम तक पहुँच गया 2014 में। तो तब से आज तक यहाँ 15 बार अध्यक्ष के चुनाव हो गए, जिसको मेयर कह लो, अध्यक्ष कह लो। तो आज जो महापौर आ गया है, तो इन 15 सालों में, लगभग 76 साल में अभी तक किसी अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व न देना, तो मैं तो इसको उन समाज के लोगों के लिए अन्याय मानूंगा। इसलिए कि मैं ये महसूस करता हूँ हल्द्वानी नगर निगम में जहाँ तक भी अनुसूचित जाति के लोगों के आवासीय स्थल है, उदाहरण के लिए अंबेडकर नगर, गांधी नगर, कुलालपुरा, राजपुरा, आप यहाँ जाके देखिए वहाँ के आधुनिक जीवन शैली वो लोग कैसे जीते हैं। वहाँ बजबजाती गंदगी, नालियाँ, सड़कें इतनी सक्रिय और इतनी संकीर्ण होती हैं कि वहाँ लोग कैसे जीवन यापन करते हैं। मुझे एक समय का याद है कि कोई इंटरनेशनल यहाँ मीटिंग होती थी। इंटरनेशनल मीटिंग में वहाँ के लोगों ने कहा कि भारत में तो रहने लायक जगह ही नहीं है, वहाँ तो ऐसी। तो अगर
आज की परिस्थिति में देखा जाए, हल्द्वानी के जो अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र हैं उनमें किसी भी प्रकार की आधुनिक सुख सुविधाएं नहीं होती हैं। इसलिए नहीं होती हैं कि उनका जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होते हैं वो एक तो चाटुकार होते हैं, मैं उस खुले शब्द में कहूँगा, जो हमारे पार्षद वगैरह होते हैं, एक तो उनको जानकारी कम होती है, और जो हमारे मुखिया जो नगर निगम के होते हैं उनका भी मन क्लियर नहीं होता है, उनकी भी जो कॉन्शियसनेस है न्यायप्रिय नहीं होती है। न्यायप्रिय होती तो जनसंख्या के हिसाब से बजट लोकेट करते और बजट के हिसाब से उनको आधुनिक अच्छी सुविधा देते, और जहाँ सुविधाएं नहीं है वहाँ सुविधाएं बहाल करने का प्रयास करते। मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया, अंबेडकर नगर, गांधी नगर, कुलालपुरा, राजपुरा, दमोह, जितने भी मामले, अगर वहाँ कोई किसी प्रकार का अगर सामाजिक मामला होता है उसमें शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस हिसाब से भागीदारी करते हैं कि यार चलो एक बवाल है, इसको टालो, जैसे जैसे इसको शांत कर दो, खत्म कर दो, न्यायप्रिय बात ना करो। कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधित्व की कमी, हाँ, SC/ST समाज से भी जो एक बात जो एक निकल के आ रही है कि SC/ST समाज से भी कहीं ना कहीं जो हायर लेवल है, चाहे वो विधायक लेवल हो या नगर निगम लेवल हो या आपके लोकसभा का लेवल हो, वहाँ पर कहीं ना कहीं पहुँच भी कम है और प्रतिनिधित्व की कमी है। तो इस तरह आपने एक तो 76 साल की जैसा बात कर रहे हैं, बहुत लंबा समय हो गया, अब जाकर मतलब इसमें आवाज उठाने की क्या जरूरत पड़ी बहुत लंबे समय बाद? देखिए, वार्ड मेंबर, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य तक और विधायक और सांसद तक का जो चक्रीक्रम, रोटेशन के आधार पर सीटें बदली जाती हैं, वार्ड मेंबर तक की सीटें बदली जाती हैं। तो हमारी ये जायज मांग है। 76 वर्ष बीत गए, उसके बाद आप कहते हैं कि आज तक, हम कह रहे हैं कि आज तक यहाँ पर जो है नगर निगम में अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट नहीं हुई, वो या महिला हो या पुरुष हो। दूसरा मैं आपको बता दे रहा हूँ, हल्द्वानी जैसे कि हमने बताया कि कुमाऊं की राजधानी हल्द्वानी है, 6 जिलों के लोग यहाँ पर रहते हैं। अधिकतर पहाड़ के विद्वान लोग जो है हल्द्वानी में रहते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के। क्या अनुसूचित जाति जनजाति के लोग केवल वोट देने के लिए ही है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को? क्या इनको ये लगता है, क्या सरकारों को आज तक ये लगा कि ये जो है प्रतिनिधित्व करने लायक नहीं बन पाए, या ये हल्द्वानी की नगर निगम सीट को नहीं संभाल पाएंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो महापौर की सीट है, महापौर, इनको ये लग रहा है कि हम लोग यहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। भाई, आजादी के 76 वर्ष हो गए हैं, आप इस समाज को दरकिनार कर रहे हैं, इस समाज में, इस समाज के लोगों को आप ये सोच रहे हैं कि ये प्रतिनिधित्व करने लायक नहीं है, तो ये ठीक नहीं है। तो आपने कभी कोई ऐसा चेहरा, जैसे चाहे जैसे आपने बात करी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या कोई भी अन्य दल, उन्होंने कहीं ना कहीं एक चेहरा हमेशा रखा, जैसे हल्द्वानी महापौर की सीट भी एक बार पुरुष से महिला हुई तो वहां पर एक चेहरा था रेणु अधिकारी जी, वो तुरंत बन गई। आप लोगों के समाज में, चाहे SC/ST में, कहीं आपने कोई ऐसा प्रतिनिधित्व अपना सामने रखा कि कभी कि नहीं, हम इनको मुख्य धारा से जोड़ना चाहेंगे, या ये हमारे मेयर के चेहरे हैं या विधायक के चेहरे हैं, या उसके कभी ऐसा कोई प्रतिनिधित्व आपने कभी कोई ऐसा सामने लाना चाहा चेहरा? देखिए, मैंने जैसे कहा कि हल्द्वानी जो है कुमाऊं की राजधानी है, 6 जिलों के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। ऐसे कई चेहरे हैं, भले वो कांग्रेस पार्टी में हो या भारतीय जनता पार्टी में हो, उन्होंने जो है अपनी अपनी पार्टियों में जहां वो काम करते हैं, अपनी अपनी पार्टियों को आवेदन भी भेज चुके हैं वो लोग कि हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, नगर निगम के SC के लिए रिजर्व हो। अब सवाल ये उठता है कि हल्द्वानी जो नगर निगम है वो मुख्यतः 3 विधानसभाओं से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। इसमें सुमित हृदय जी हैं, हल्द्वानी के विधायक, और कालाडूंग के विधायक बंशीधर भगत जी हैं, और नीचे लालकुआ के विधायक मोहन सिंह जी हैं। हमने तीनों विधायकों को जो है अपना एक ज्ञापन प्रेषित किया है, उनको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हमने भेज दिया है, और बहुत जल्दी हम लोग इनसे मुलाकात भी करेंगे। और साथ ही हल्द्वानी में जो है नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी भी रहते हैं। अब ये समाज ये देखना चाह रहा है कि इन तीनों विधायकों में या नेता प्रतिपक्ष में वो कौन से व्यक्ति हैं, वो कौन सा ऐसा चेहरा है, वो माननीय कौन से ऐसे विधायक हैं जो अनुसूचित जाति के हक और अधिकार की बात करे, जिसके जो अगर अनुसूचित जाति के हक और अधिकार की बात करेगा, हमारा समाज आने वाले समय में उसको पहचान करेगा उसकी। और रही बात कि कौन ऐसा चेहरा है, कई चेहरे हैं, कई सारे चेहरे हैं, सारे पढ़े लिखे विद्वान लोग हल्द्वानी में रहते हैं। हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है, कमी है तो मौके की।
हमें मौका नहीं मिल पाया, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। अगर उन्हें मौका मिला तो वो बेहतर काम करके दिखाए। कितने प्रतिशत सर, टमटा जी से मैं पूछना चाहूँगा, कितने प्रतिशत लगभग SC/ST के लोग होंगे जो ये हल्द्वानी नगर निगम की जो सीट है इसके एरिया में, कितने प्रतिशत होंगे SC/ST के जिससे कि SC/ST सीटें आरक्षित हो सके? ये वोटर परसेंटेज 40% से ऊपर होंगे। 40% से ऊपर, काफी बड़ी संख्या है। हाँ, जी। क्योंकि 60 वार्ड हैं, 60 वार्ड हैं हल्द्वानी के अंदर। 60 वार्डों में चुनाव होता है। 60 वार्डों में 12 पार्षद की सीट रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए। 12 तो 48 बची, 48 जनरल को गई। जी बिल्कुल। अच्छा, 60 तो उसमें भी आपके महिला चुने है। गए, उसमें चुने गए 60 तो ना। अच्छा, 12 सीटें नॉमिनेशन वाली हैं अभी। नॉमिनेटेड जो होती है। हाँ। जी। तो देखिए नॉमिनेशन वाले में भी क्या हुआ है, मैं इस पर भी सवाल उठा रहा हूँ। नॉमिनेशन में आए कोई? देखिए नॉमिनेशन वाले में क्या हुआ बता रहा हूँ मैं। नॉमिनेशन वाले में आपने ST को छोड़ दिया। ST समुदाय भी तो रहता है यहाँ। बिल्कुल, और काफी बड़ी संख्या में रहता है। काफी भोटिया पड़ाव बोलते हैं पूरा। उसके साथ भोटियाओं के साथ बोक्सा, थारू भी, ये संताल, पूरा पिथौरागढ़ मुंशियारी क्षेत्र के मतलब हाँ, काफी लोग यहाँ रहते काफी हैं। लोग इधर रहते हैं, है ना। इतना तो, बड़ा समारोह होता है, महोत्सव होता है, जोहार महोत्सव है। तो अब उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए या तो एक सीट, मतलब उनको भी आप रिजर्वेशन देते किसी सीटों का ना, उनको नहीं दिया गया क्योंकि 24 में एक सीट बनती है शेड्यूल ट्राइब की। 24 में एक सीट बनती है। तो 60 है तो 24 दुना 48, 2 सीटें होनी चाहिए कायदे से, लेकिन नहीं किया गया। मैं कह रहा हूँ कि भाई 12 सीटें नॉमिनेशन करते हैं आप, तो उसमें आपने ST को भी देना चाहिए था, OBC को भी देना चाहिए, OBC को नहीं मिलता, और माइनॉरिटी को भी देना चाहिए। उनका रिजर्वेशन नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 12 सीटों में नॉमिनेशन वाली जो सीट है उसको भी बराबर बांटो। बिल्कुल। है ना? दीपक जी, कोई ST जो समाज है उसकी तरफ से आपको सपोर्ट है इस बात को लेकर जो आप जो आंदोलन कर रहे हैं, जो आप मांग कर रहे हैं? हर समय हमारे साथ हर जगह कंधे से कंधा मिला के काम। हल्द्वानी में एक तो नगर निगम की सीट भी उनको मिलनी चाहिए, जैसा आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया कि जो दो पार्षद नॉमिनेट, क्योंकि चाहे मुंशियारी लिया जाए या जोहार का जो पूरा एरिया है, क्योंकि वहाँ छोड़ के हल्द्वानी में जोहार महोत्सव इतने बड़े लेवल पे होता है और हमने देखा है कि वो पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं पहचान। तो हल्द्वानी में ऑब्वियसली SC/ST की सीट होनी जरूरी है। तो आगे क्या स्ट्रेटेजी है आपकी कि, क्योंकि अगर हम देखा जाए कि हमने जो एक बात निकल के आई थी कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद 1 महीने बाद ये होने थे नगर निगम चुनाव, लेकिन अब वो किसी वजह से आगे बढ़ गए हैं। तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी है आगे चल के कि किस तरह से आप अपनी मांगे आगे रखेंगे? मुख्यमंत्री लेवल आपने कहा, आपने ज्ञापन दे दिया, क्या इससे आगे भी आप प्रधानमंत्री जो अभी नई सरकार की बनेगी कोई, जिस जो भी प्रधानमंत्री, वहां तक भी आप अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे को लेकर? बिल्कुल करेंगे जी। अभी राज्यपाल से मिलने का भी प्रयास जारी है जी, और उनसे मिलने के बाद अपनी बात रखी जाएगी। उसके बाद अगर नई सरकार बनती है तो उस सरकार के संज्ञान में भी ये बात डाली जाएगी, ताकि इस देश का चौमुखी विकास तभी माना जाएगा जब समाज के पूरे संपूर्ण समाज का विकास होगा। कुछ गिने चुने लोगों का विकास करके आप पूरे देश का सामाजिक विकास हो गया कहते हैं। हमारे तमाम बातें ऐसी हैं जिसको कहना ठीक नहीं होगा। अभी विदेश से कुछ लोग आए थे G20 में, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कमजोर वर्ग की तरफ कोई दिवाली खड़ी कर दी कि इनका चेहरा ही नहीं देखना भैया, कि विदेशों को पता न चल जाए कि इस देश में ऐसे भी लोग रहते हैं। ऐसा ही हल्द्वानी का भी अगर नगर निगम में अगर महापौर की सीट अनुसूचित जाति के लोगों की होगी, निश्चित रूप से वो अपने कुछ तो ध्यान रखेगा। जी बिल्कुल। और जो व्यवस्था है वो तो कुछ तो सुदृढ़ करेगा, कुछ तो आधुनिक सुविधाएं वहाँ मुहैया कराएगा। पत्रकार के तौर पे अक्सर हमारा उस एरिया में, चाहे राजपुरा जो आपने कहा, गांधीनगर क्षेत्र हो गया, या इधर मिलावा क्षेत्र, एक तरह से देखा जाए तो मिलावा क्षेत्र है, इग्नोर कर रखा है। हम ये जाते हैं तो वो खुद कहते हैं कि हमारी तरफ अगर हम कुछ कहते हैं तो या तो बहुत लंबे समय बाद उसका समाधान होता है या फिर समाधान ही नहीं होता है। और मैं अगर देखता हूँ अपनी नजरों से, अगर हम पत्रकार की नजर से तो हल्द्वानी दो पार्ट है, एक रोड के इस तरफ, एक रोड के इस तरफ, और दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो कहीं ना कहीं मांग विकास की दृष्टि से बहुत अंतर है। अच्छा देखिए, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, आपने बहुत अच्छी बातें उठाई, मेरे समझ में आई। देखिए ना, एक वोटर होता है, चाहे मजदूर हो, चाहे क्लास 1 ऑफिसर हो, चाहे बड़ा नेता हो या सांसद हो, एक ही गिना जाता है वोट। बिल्कुल बिल्कुल। मजदूर भी डालेगा, एक गिना जाएगा, सांसद डालेगा, एक गिना जाएगा।
तो वोट की कीमत एक है, लेकिन यहाँ पर विकास के नाम पर इस तरह का जो है विषमता समाज में दिखाई पड़ रही है। आपने सही कहा कि भाई सड़क के उस तरफ जो है एक पूरा एरिया ऐसा है जो विकास से महरूम है, बिल्कुल विकास से अछूता है, और शहर के इस तरफ का एक क्षेत्र है जो विकास की गति में लगातार आगे यहाँ लगता है है ना। विकास चल रहा है। तो अब जो है ये वोट के अधिकार का ये क्या करना है, अतिक्रमण, जो कुर्सी में बैठते हैं लोग, जिनको चुन करके वहां भेजते हैं, तो उनकी ये भावना नहीं होती कि भाई हमको समान रूप से सबका देखना है, हल्द्वानी को आगे बढ़ाना है, हल्द्वानी का जो क्षेत्र अविकसित रह गया उसको आगे बढ़ाना है। तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको विकास के नाम से आगे ले जाने का प्रयास करना चाहिए, जो उस पोस्ट को होल्ड करना है। तो ऐसा नहीं हुआ है आज तक। तो आगे निकट भविष्य में क्या आपकी क्या मांग, क्या किस तरह का स्ट्रेटेजी है, क्या आपके आगे की प्लानिंग है, क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे को लेकर? देखिए, हम लोग लगातार समाज को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 76 वर्षों से केवल अनुसूचित जाति का वोट लेते समय इस्तेमाल हुआ है। जहाँ तक विकास की बात है, टमटा जी ने बताया कि किस तरीके का हल्द्वानी है उस तरफ लौट के, और हम इस समाज को समझाएंगे कि भाई केवल आप वोट देते समय आपको इस्तेमाल किया जाता है, और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। लोगों को जागरूक करना होगा। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और जनता के वोट से प्रतिनिधि चुना जाता है, और प्रतिनिधि की यह जिम्मेदारी होती है, जो प्रतिनिधि चुना गया उसके लिए सभी समाज के लोग, भले हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके लिए सब एक समान है। यदि वो ऐसा नहीं समझते, अगर वो ऐसा समझते तो आज हमारे ऐसे जो वार्ड आ रहे हैं, नाम जिनका आ रहा है, उन वार्डों की ऐसी स्थिति नहीं होती। लेकिन उन्होंने ऐसा ही समझा। हमारी रणनीति ये होगी कि मैंने आपको बताया है कि हम लोग, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात नहीं सुनते, माननीय राज्यपाल जी से अभी हमने मुलाकात करने का टाइम लिया है, उसके बाद हम लोग न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय की शरण में जाएंगे, और ऐसे क्षेत्रों के लिए हम लोग लगातार प्रयास करेंगे जहां विकास नहीं हुआ है। और हम बहुत जल्दी आरटीआई के माध्यम से मांग करेंगे, जैसा कि सर ने बोला 19% का रिजर्वेशन अनुसूचित जाति के लिए रखा गया है। आखिर 40% से ऊपर को जो आबादी वाले क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को विकास से वंचित क्यों रखा है, विकास से वंचित क्यों रखा है, उसका क्या कारण रहा? क्या सरकारें या फिर वो विभाग, जिन विभागों को पैसा मिलता है, उन विभागों ने खर्च किया कि नहीं किया, ये हम देखेंगे, और उसके बाद उनके खिलाफ भी कोर्ट जाएंगे। अगर उन्होंने उसका वॉल्यूशन किया होगा, उसको सही से लागू नहीं किया होगा, उसके लिए भी हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे। सर, जैसे आप लोग वैसे भी सामाजिक संगठनों से, कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं, आपकी और जो कई तरह के सामाजिक संगठन हैं, क्या वो आपके साथ हैं इस मुद्दे को लेकर? बिल्कुल, सब साथ हैं। हल्द्वानी में इसलिए जितने भी सामाजिक संगठन हैं, अपने विकास के लिए आज के युग में हर आदमी अब इतना जागरूक तो हो ही गया है कि अपना विकास कैसे वो समझता है। नहीं, अन्य सामाजिक संगठनों की बात कर रहा हूँ मैं। SC/ST के जो संगठन है वो अलग है, और भी जो संगठन है वो आपके साथ हैं, उनसे जो सामाजिक संगठन, उनसे संपर्क में हम लगातार संपर्क बनाए हैं, क्योंकि ये मुद्दा अभी उठा है, इसको हम अंजाम तक पहुंचाने का सोच रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का, मतदाता को जागरूक करने का कि आपने वोट दिया तो बदले में क्या मिला। समर्थन है मतलब आपके? हाँ, बिल्कुल समर्थन मिलेगा। वोट दिया तो बदले में क्या मिला? आपने कभी 5 साल उस व्यक्ति से, जिसको वोट दिया आपने, उससे सवाल किए? ये सवाल देने का अधिकार है, तो सवाल पूछने का अधिकार, सवाल पूछने का। भाई वोट दे रहे हैं, उसको हम कुर्सी में बिठा रहे हैं, तो उससे हम सवाल भी पूछेंगे कि आपने विगत 5 वर्षों में क्या किया। और जनता जिस दिन ये सवाल पूछना शुरू करेगी, हमारे जो ये क्या कहते हैं, ये जनप्रतिनिधि है, तो वो ध्यान देना भी शुरू करेंगे। जनता को जागरूक करना बहुत जरूरी है। वो हमारा काम है, जागरूक करना करेंगे हम। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं। और क्योंकि विधायकों को हमने देना है, अभी देखो विधायक और सांसद का क्या रवैया इसमें रहता है। हम माननीय विधायक समित जी को देंगे, माननीय विधायक हम मोहन सिंह जी को देंगे, उधर इन लोगों को भी देंगे, तो उनके क्या रुख है? सांसद में भी एक सीट रिजर्व है, अल्मोड़ा की सीट रिजर्व है, अल्मोड़ा की सीट रिजर्व है, प्रदीप टंडा जी जो भी चुन के रहता है, तो उनका भी एक बहुत बड़ा महत्व रहेगा। हाँ, तो हम इन लोगों को देंगे और इन लोगों से कहेंगे कि भाई ये सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रोटेशन में आनी चाहिए। और सोमेश्वर की विधायक रेखा आर्य जी खुद मंत्री भी हैं वो सरकार में, उनसे के माध्यम से भी दूसरी बात क्या है, अभी तो हम जनता के संगठनों के रूप में, जनता के रूप में हम माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। मुख्यमंत्री को एक रिट पिटीशन हमने दे दी है कल, जैसे कोर्ट में होता है रिट पिटीशन दायर होती है, तो हमने एक रिट पिटीशन डाल दी मुख्यमंत्री के दरबार में। अब उस रिट पिटीशन में क्या सुनवाई होती है,
ज्ञापन अगर ज्ञापन मीन्स रिट पिटीशन है, मैं उसको कोर्ट की भाषा में बोल रहा हूँ। मुख्यमंत्री की अदालत में हमने अपने सामाजिक संगठनों के माध्यम से रिट पिटीशन दायर कर ली, एक तरह की PIL। हाँ, एक तरह की PIL है। अब माननीय मुख्यमंत्री उस पर क्या एक्शन लेते हैं, और अगर वो नहीं लेते हैं एक्शन, तो फिर हकीकत में हम हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करेंगे। तो वो किसके खिलाफ होगी? सरकार बनाम जनता, सरकार बनाम जनता के खिलाफ। अभी तो हम सीधे माननीय मुख्यमंत्री को, सरकार को कह रहे हैं ना, सरकार का काम है कि जनता के हितों की रक्षा करना, जनता की आवाज। ये नहीं होना चाहिए कि सरकार को ये नहीं होना चाहिए। मैं तो कभी कभी बोल देता हूँ, नक्कार खाने में तूती की आवाज नहीं बनना चाहिए। सरकार नक्कार खाना नहीं बननी चाहिए। सरकार संविधान के तहत बनाई गई है, बहुमत की सरकार होती है, जनता की आवाज को सुनना चाहिए उसने, और जनता के हितों की रक्षा करना उसका दायित्व होता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई नक्कार खाने में तूती की आवाज, सरकार को नक्कार खाना नहीं होना चाहिए, और हमको तूती की आवाज नहीं समझना चाहिए, है ना। देर सवेर भाई देश के अंदर परिवर्तन तो होता है। अभी कोई सरकार आती है, अच्छा काम करेगी तो सरकार रहेगी, नहीं करेगी तो फिर जनता के हितों की रक्षा नहीं कर पाती तो जाएगी। परिवर्तन ही परिवर्तन नियम है बस। तो जिस तरह से बहुत अहम मुद्दा आज हमारे स्टूडियो में ABPL न्यूज़ ने यहाँ पर उठाया है, हमारे तीनों वक्ताओं ने, दीपक चनियाल जी, GR टमटा जी और मुकेश चंद बौद्ध जी ने बहुत दृढ़ता से ये मुद्दा उठाया है, और इन्होंने कहा है कि जो ये रिजर्वेशन का मामला है ये हमारे संविधान में भी है, और हल्द्वानी की महापौर की सीट को लेके जो इन्होंने एक दृढ़ निश्चय उठा लिया है, और इसको अंजाम तक ये पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ABPL न्यूज़ में जब भी आप अपनी बात रखना चाहें, ABPL न्यूज़ में आप रखना चाहें, आपका स्वागत है, हम आपके साथ हैं। और इसी मुद्दे पर आगे जो भी बात होती है, जो भी निर्णय आता है, चाहे सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से, हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तब तक आप बने रहिए ABPL न्यूज़ के साथ। नमस्कार।